बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 5, now we will start work for day 5 of general science. Okay students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी रीडिंग को कंप्लीट किया था, हमने रीडिंग की पॉइंट्स तक कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज करनी है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने चैप्टर में से कुछ ब्लैंक्स बनाई हैं और अब उन ब्लैंक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपने हाथ में कॉपी और पेंसिल रखिए। वन बाय वन ब्लैंक को डिस्कस करते हैं और आप साथ साथ ब्लैंक्स उतारते जाएं अपनी कॉपीज़ पर। तमाम बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दें। फर्स्ट ब्लैंक, fill in the blanks. Scientists classify living things into 5 main groups called dash. जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया 5 मेन ग्रुप्स में, 5 मेन ग्रुप्स में, जिन्हें हम किंगडम कहते हैं। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर की रीडिंग की है तो आप यकीनन जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। हमने 5 किंगडम में डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा को, जिसमें हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया। इसी तरह सेकंड मेन ग्रुप प्रोटिस्टा, जिसमें हमने एल्गी को डिस्कस किया। इसी तरह थर्ड किंगडम फंजाई, जिसमें हमने यीस्ट, मशरूम्स इन्हें डिस्कस किया। इसी तरह फोर्थ ग्रुप था एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी किया। और किंगडम 5 यानी कि मेन ग्रुप में 5 किंगडम प्लांटी था, जो कि प्लूरल है प्लांट्स का, उसे हमने डिस्कस किया प्लांट्स को। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्लैंक का मतलब समझ आ गया आपको। साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स into 5 main groups called kingdom. Second blank, dash is the example of algae. Dash is the example of algae. Chlamydomonas. अब एल्गी कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? एल्गी किस किंगडम से बिलोंग करता है? सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा। अब सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा में एल्गी को डिस्कस किया था हमने। एल्गी की एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास,
वोल्वोक्स और स्पाइरो जाएगा। तो इस ब्लैंक में आएगा क्लेमाइडोमोनास इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड ब्लैंक का मतलब पता चल गया। थर्ड ब्लैंक देखिए, डैश एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। डैश एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। अब हमने ये देखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा में एल्गी जो है अपनी खुराक खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन किंगडम फंजाई, ये इसमें फंजाई जो है वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि अपने इर्द गिर्द से खुराक को जज्ब करते हैं। तो इसमें आएगा फंजाई। फंजाई एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। जैसा कि हमने फंजाई की भी एग्जाम्पल्स को देखा था, उसमें हमने यीस्ट, मशरूम्स और राइजोपस को डिस्कस किया था। तो फंजाई एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फंजाई जो है अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, तो इसलिए ये अपने इर्द गिर्द से खुराक को हासिल करते हैं। ब्लैंक नंबर 4 है, वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन। अब वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो हमने वहाँ 2 ग्रुप्स को डिस्कस किया था। एक था वर्टिब्रेट्स और दूसरा कौन सा था, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बैकबोन होती है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी। तो वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स which have a backbone। अब वर्टिब्रेट्स में स्टूडेंट्स आपको याद है कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें भी 5 क्लासेस को हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट क्लास कौन सी थी? मैमल्स। सेकंड थी वर्टिब्रेट्स की क्लास, बर्ड्स। थर्ड रेप्टाइल्स। फोर्थ एम्फीबियंस। फिफ्थ क्लास थी फिशेस। फिफ्थ ब्लैंक देखिए, डैश हैव ड्राई थिक एंड स्केली स्किन। अब वर्टिब्रेट्स की क्लास थर्ड थी रेप्टाइल्स। कौन सी क्लास थी? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले जानवर जिनकी स्किन ड्राई होती है, थिक और स्केली स्किन। अब रेप्टाइल्स में हमने जो एग्जाम्पल्स देखी थी वो थी टॉर्टोइजेस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, स्नेक। तो हमने उसमें पढ़ा कि इनकी स्किन ऊपर से बहुत थिक, स्केली और ड्राई होती है। जैसे कि टॉर्टोइज है, आप उसके ऊपर शेल के जितनी मर्जी फोर्स से मार लें, कोई चीज़ हिट करें तो उसके शेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी स्किन ऊपर वाला जो शेल है वो बहुत हार्ड और थिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी ब्लैंक्स को साथ साथ देखते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी ब्लैंक नंबर 6 देखें, डैश कैन लिव वाटर एज वेल एज लैंड। तो हमारी 6 ब्लैंक में आएगा एम्फीबियंस कैन लिव वाटर as well as land। एम्फीबियंस के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा था कि एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, बियंस लाइफ। एम्फीबियंस दोहरी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस कैन लिव water as well as land। हमने इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। एम्फीबियंस में फ्रॉग को, टोड, सैलमेंडर, तो ये जो हैं पानी के अंदर और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, लेकिन ये अपनी एडल्ट लाइफ पानी में गुजारते हैं और जब अंडे खुश्की पर गुजारते हैं और जब अंडे देने होते हैं तो ये लैंड वाटर के अंदर अपने एग्स देते हैं। डैश एग्स लुक लाइक बीड्स इन जेली। अब वर्टिब्रेट्स की कौन सी क्लास है जिसमें जो कैटेगरी है एम्फीबियंस, उनके अंडे बीड्स की तरह होते हैं। जैसे जेली के अंदर बीड्स मौजूद हों तो वो हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के जो अंडे हैं वो बिल्कुल इसी तरह लगते हैं जैसे जेली में बीड्स मौजूद हैं। ब्लैंक नंबर 8 देखें, फिशेस हैव डैश एंड डैश विच हेल्प देम टू स्विम। अब फिशेस के पास क्या मौजूद होता है जिससे वो आसानी से तैर सकते हैं? वो हैं फिन्स एंड टेल। फिन्स एंड टेल वर्टिब्रेट की ये 5th क्लास है फिशेस। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है। फिशेस से मुराद यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस हैं, जैसे कि गोल्ड फिश है, बटरफ्लाई फ़िश है। दैट्स वाई हम यहाँ पर फिशेस इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड। डैश हैव elongated snake-like bodies। अब 9th ब्लैंक में आएगा वर्म्स। ये जो हमने 8th ब्लैंक तक डिस्कस किया ये वर्टिब्रेट्स की क्लास थी। अब वर्म्स किस में आते हैं? वर्म्स इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो वर्म्स हैव elongated snake-like bodies। snake-like bodies यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं रेंगने वाले जिनके लिम्स नहीं होते, उनकी जो बॉडी है वो सांप की तरह होती है, स्नेक लाइक बॉडीज, इलोंगेटेड, लंबी लेंथ में। तो वर्म्स की एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ा था? अर्थवर्म, टैपवर्म, ठीक है, फ्लैट वर्म और राउंड वर्म्स। तो वर्म्स हैव इलोंगेटेड स्नेक लाइक बॉडीज।
10th ब्लैंक देखें, mosses, ferns and conifers are the example of non-flowering plants. अब हमने mosses, ferns and conifers को कल या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? जो कि फूल नहीं रखते या फूल नहीं देते, उन प्लांट्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। हमने मॉसेस, फर्न्स एंड कॉनिफर्स को भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये बहुत छोटे पौधे होते हैं जिनके बहुत छोटे छोटे लीफ होते हैं, जैसा कि कॉनिफर्स के लीफ नीडल लाइक होते हैं, फर्न्स के बहुत छोटे लीफलेट्स, मॉसेस और लिवरवर्ट्स जो हैं वो वेट प्लेसेस या मार्शी एरियाज़ यानी कि जो दलदल के इलाके हैं या वेट प्लेसेस में ग्रो करते हैं। इनके भी लीफ बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने फिल इन द ब्लैंक्स 10 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट की। अब बुक पर आए। बुक पेज नंबर 15 देखें। बुक पेज नंबर 15 पर एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, लिजर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। लिजर्ड जो है वो एनिमल्स के कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? तो स्टूडेंट्स, कौन से ग्रुप से? ऑप्शन ए है एम्फीबियंस, ऑप्शन बी रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी बर्ड्स एंड ऑप्शन डी इज मैमल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेप्टाइल्स। और लिजर्ड रेप्टाइल्स के ग्रुप से बिलोंग करती है और ये रेप्टाइल्स का ग्रुप वर्टिब्रेट्स की क्लास है। पेज नंबर 16 देखें। MCQ नंबर 2, एन एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स। ऑप्शन ए है अर्थवर्म, बी कॉकरोच, सी स्नेक एंड ऑप्शन डी इज स्टारफिश। ऐसे एनिमल्स जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में इंसेक्ट्स के बारे में कि वो ऐसे वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्थवर्म के जॉइंटेड लेग्स होते हैं? नो, इनकी स्नेक लाइक बॉडी होती है और ये इनके लिम्स नहीं होते। कॉकरोच, यस, कॉकरोच इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉकरोच के जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि 3 पेयर्स होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर एंड 3 राइट साइड पर। स्नेक है ऑप्शन, ये भी इनके भी लिम्स नहीं होते। स्टारफिश है, इसके भी जॉइंटेड लेग्स, आर्म्स कह सकते हैं इन्हें। MCQ नंबर 3 देखें। फिश ब्रीथ थ्रू ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी स्किन,
ऑप्शन सी गिल्स एंड ऑप्शन डी माउथ। तो स्टूडेंट्स, फिश जो हैं वो सांस किस ऑर्गन के थ्रू लेती हैं? लंग्स के, स्किन के, गिल्स के या माउथ? ऑप्शन सी है गिल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ह्यूमन बीइंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं और फिश जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं। MCQ नंबर 4 देखें। What is true about vertebrates? तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनिमल की जो क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया। किन दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स के बारे में क्या इसमें ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन ए है ऑल हैव लंग्स, ऑप्शन बी ऑल हैव गिल्स, ऑप्शन सी ऑल हैव बैकबोन एंड ऑप्शन डी ऑल हैव जॉइंटेड लेग्स। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल हैव बैकबोन, क्योंकि सब वर्टिब्रेट्स की क्लास में सबके पास लंग्स मौजूद नहीं होते और वर्टिब्रेट की क्लास में सब एनिमल्स के पास गिल्स नहीं होते। इसी तरह सब वर्टिब्रेट्स की क्लास में जॉइंटेड लेग्स नहीं हैं। ये इनवर्टिब्रेट की क्लास है इंसेक्ट्स, जिनमें जॉइंटेड लेग्स हैं एनिमल्स के। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑल हैव बैकबोन, यानी कि सब एनिमल्स जो इस क्लास में आते हैं उनकी बैकबोन होती है। MCQ नंबर 5 देखिए। नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन pea seed is 1, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल्ड डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। उसमें हमने दो कैटेगरीज को डिस्कस किया था, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में दो टाइप्स पढ़ी हमने, मोनोकोट्स और डायकोट। मोनोकोट प्लांट्स में हमने स्टडी किया कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके सीड में 1 कोटिलिडन होता है, यानी उनके सीड का एक हिस्सा होता है, उन्हें मोनोकोट प्लांट्स कहते हैं। इसी तरह ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके सीड में 2 कोटिलिडन्स मौजूद हैं, उन्हें हम डायकोट प्लांट्स कहते हैं। तो इस लिहाज से नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन pea seed is 2। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 6 देखें। फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय। अब फर्न्स किस क्लास में आते हैं? हमने कल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्न्स को डिस्कस किया था। अब फर्न्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं?
सीड्स ऑप्शन ए है, सीड्स डेवलप्ड इन फ्रूट। ऑप्शन बी, सीड्स डेवलप्ड इन कॉर्न्स। ऑप्शन सी, स्पोर्स डेवलप्ड इन कैप्सूल्स। एंड ऑप्शन डी, स्पोर्स डेवलप ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी रिप्रोडक्शन की डिटेल आप जो है 9th-10th में पढ़ेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पोर्स डेवलप ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स, क्योंकि ऑप्शन ए है सीड्स डेवलप इन फ्रूट्स। तो ये ऑप्शन तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ी थी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आप एप्पल खाते हैं, बनाना, ग्रेप्स, तो उनके सीड्स उनके फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह सीड्स डेवलप्ड इन कॉर्न्स, तो हमने ये पढ़ा था कॉनिफर्स में कि उनके सीड्स कॉर्न्स में बनते हैं। एंड ऑप्शन सी, स्पोर्स डेवलप्ड इन कैप्सूल्स, तो ये हमने क्लास पढ़ी थी मोसेस एंड लिवरवर्ट्स में कि उनके सीड्स कैप्सूल्स यानी कि जो कवरिंग है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके MCQs 6 MCQs दिए गए हैं। मैं आपको 3 से 4 MCQs और करवाती हूँ, वो आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ समझते जाएं और लिखते जाएं। सबसे पहले मैं आपको MCQs जो अभी हमने बुक में किए एक्सरसाइज में, उनके आंसर्स यहाँ लिख देती हूँ, और जो मैंने खुद MCQs बनाए हैं 4 आप इसमें ऐड कर लेंगे तो वो 10 MCQs आपके हो जाएंगे। MCQs में 1 MCQ का आंसर है बी, सेकंड MCQ का आंसर है बी, इसी तरह थर्ड MCQ का आंसर सी है। MCQ नंबर 4 का आंसर सी है। MCQ नंबर 5 है बी। MCQ नंबर 6 का आंसर है डी। अब MCQ नंबर 7 जो है वो मैं आपको अभी लिखवाती हूँ और फिर समझाती हूँ।
स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक पर मौजूद थे MCQs, मैंने उनके आंसर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब 6 MCQs के बाद आप 7 MCQ से 10 MCQ तक अपनी नोटबुक पर उतारते जाइए। तो 7 MCQ है, द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर डैश। ऑप्शन ए फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑप्शन बी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑप्शन सी मॉसेस, ऑप्शन डी ferns. The plants that bear flowers are flowering plants. जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ी, तो ऐसे पौधे जिनमें फूल उगता है या रखते हैं, ऐसे प्लांट्स जो फूल रखते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। 8 MCQ है, द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए सेपल्स, ऑप्शन बी पेटल्स, ऑप्शन सी डाइकोट प्लांट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि जो फ्लावर्स जिसके अंदर कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, सेपल्स। जो बाहर वाली कवरिंग होती है जिसमें फ्लावर मौजूद होता है उसे हम सेपल्स कहते हैं। और जब सेपल्स खुलते हैं थोड़े से तो फ्लावर बाहर को आता है। जो कलरफुल पार्ट होता है उसे हम पेटल्स कहते हैं। MCQ नंबर 9 देखें। Conifers have dash like leaves. अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉनिफर्स को हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस किया था। कॉनिफर्स हैव डैश लाइक लीव्स। अब कॉनिफर्स के जो लीव्स हैं वो किस तरह के थे? ऑप्शन ए नीडल, ऑप्शन बी लीफलेट्स एंड ऑप्शन सी टाइनी लीव्स एंड ऑप्शन डी स्पोर्स। तो स्टूडेंट्स, कॉनिफर्स के जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक लीव्स थे। और ये किस क्लास में हमने डिस्कस किया था? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 10, wheat, rice are the examples of dash. Option A dicot plant, option B monocot plants, option C liverworts and option D mosses. तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि मोनोकोट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में 1 कोटिलिडन मौजूद होता है, यानी कि उनके सीड का एक हिस्सा होता है। तो वीट, राइस आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज में MCQs किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए। आज का हमारा वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया है। आपने
रीडिंग करनी है, लर्निंग और राइटिंग। जितना काम मैंने आपको करवाया है आपने ये सारा याद करना है और अपनी नोटबुक पर उतारना है। और स्टूडेंट्स, इन फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs के अलावा भी आप खुद से हर टॉपिक को पढ़ते जाएं और उसमें से ब्लैंक्स, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस निकालते जाएं। ये सारा काम आपकी नोटबुक पर मौजूद होना चाहिए। ये मैंने काम आपका इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो मैं चेक करूँगी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Students of class 5, now we will start work for day 6 of general science. Students, अपनी बुक का पेज नंबर 16 खोलें। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज की MCQs और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को डिस्कस, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया था। अब हमने स्टार्ट करने हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, आंसर में मैंने लिखा हुआ है सी बुक पेज नंबर 15। तो आप तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर बुक का 15 खोलें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए पेज नंबर 15 खोलें। पेज नंबर 15 पर थे की पॉइंट्स। पेज नंबर 15 पर की पॉइंट्स मौजूद हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि की पॉइंट्स पूरे चैप्टर की समरी को कहते हैं, जिसमें पूरे चैप्टर को मुख्तसरन बयान किया गया है। और ये भी आपको बताया था कि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसका आंसर पेज नंबर 15 पर की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है। तो पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ sorting out living things into different groups on the basis of similarities and differences in their characteristics is called classification. इस आंसर का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया गया है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, किस तरह क्लासिफाई किया गया है लिविंग थिंग्स को
किसकी बेस पर? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज मतलब उनमें क्या चीज़ सेम है, और डिफरेंसेस क्या चीज़ मुख्तलिफ है, और क्या खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई थी कटलरी सेट की, कि उसमें से आप कैसे क्लासिफाई करेंगे फोक को, नाइफ्स को और स्पून्स को, तो आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनमें। अब आप स्पून से तो नहीं काट सकते फ्रूट्स वगैरह, आपको उसके लिए नाइफ ही चाहिए। इसी तरह नाइफ का शेप और साइज डिफरेंट होता है, वो स्पून से मैच नहीं करता, तो इसलिए हम नाइफ्स का एक सेट अलग बनाएंगे, स्पून का अलग बनाएंगे और फोक्स का अलग अलग बनाएंगे। तो हमने कटलरी सेट की क्लासिफिकेशन कर दी। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट लिविंग थिंग्स इनटू different groups on the basis of similarities and differences in their characteristics is called classification. So, students, अब second question देखते हैं। Describe the need and importance of classification. क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत और अहमियत क्या है? इसका आंसर बुक पेज नंबर 2 पर मौजूद है। तो तमाम स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 2 खोलें। बुक पेज नंबर 2 पे 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज essential for making their study easier. During classification, scientists examine the characteristics of an unfamiliar organism and find its proper group. They also suggest name for the organism for its identification. तो स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 2 पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर है। अब इसके आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमें क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है और इसकी अहमियत क्या है। तो इसके आंसर में देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज असेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग्स की वो हम जब करते हैं तो उससे हमें आसानी हो जाती है हर ग्रुप को स्टडी करने में। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप। जब साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की,
सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर पहले की, जैसा कि मैंने आपको कटलरी सेट की एग्जाम्पल दी है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस की बेस पर करने के बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर की। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनके आगे एंटीनाज मौजूद होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है। इस वजह से उन्हें एक प्रॉपर ग्रुप में रखा गया, और वो ऐसा ग्रुप जहाँ पर तमाम ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थी। अब जैसे मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो आएंगे एनिमल्स तमाम वर्टिब्रेट्स हैं, उन तमाम एनिमल्स की बैकबोन मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हमने उन्हें एक प्रॉपर ग्रुप में रख दिया। दे ऑल्सो सजेस्ट नेम फॉर द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। जब हमने उनकी क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, तो जाहिर है कि हमें उस ग्रुप का कोई नाम भी रखना है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी शनाख्त कर सकें कि ये किस ग्रुप में कौन सा ऑर्गेनिज्म मौजूद है। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 ग्रुप्स मौजूद थे जिन्हें हम किंगडम्स कहते हैं। अब उसमें मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया। अब बैक्टीरिया, उसमें तमाम बैक्टीरिया आएंगे जो हार्मफुल हैं, जो यूज़फुल हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप का नाम हमने मोनेरा रखा, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि इस ग्रुप में बैक्टीरिया आएंगे। इसी तरह सेकंड ग्रुप प्रोटिस्टा, जिसमें हमने एल्गी को रखा। अब एल्गी आपको पता है डिफरेंट टाइप की है, यूनिसेल्यूलर भी है, कॉलोनियल भी है और मल्टी सेल्यूलर भी है। तो इस लिहाज से हम प्रोटिस्टा ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सकेंगे एल्गी को। इसी तरह स्टूडेंट्स फंजाई, अब फंजाई में हमने रखा यीस्ट, मशरूम्स, राइजोपस। तो हम अब इस ग्रुप में क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकेंगे? यीस्ट, मशरूम्स, फंजाई। और हम ये भी जानते हैं कि इस ग्रुप में ये ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह अगर 4th किंगडम की बात करें तो उसमें आता है एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में हमने एनिमल्स को रख दिया। अब एनिमल्स को हमने एनिमेलिया में रख दिया ग्रुप में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एनिमेलिया के ग्रुप में एनिमल्स ही आएंगे, इस ग्रुप में प्लांट्स या बैक्टीरिया नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लांटी, जो कि प्लूरल है प्लांट का, उसमें हमने तमाम प्लांट्स को रख दिया ताकि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि प्लांट्स प्लांटी के ग्रुप में आएंगे। तो इस तरह हमें क्लासिफिकेशन की अहमियत और उसकी ज़रूरत का पता चला कि हमने जब उसकी क्लासिफिकेशन की तो ही हम जान सके कि किस ग्रुप में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बोर्ड पर देखें। व्हाट आर मैमल्स? क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर मैमल्स? इसका आंसर बुक पेज नंबर 4 पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स,
बुक पेज नंबर खोलें, खोल लिया। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को हमने डिस्कस किया था। वर्टिब्रेट्स में वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी। अब इस क्वेश्चन का आंसर इसी बुक पेज नंबर 4 पर मैमल्स वाली हेडिंग देखें, क्योंकि वर्टिब्रेट्स को भी 5 क्लासेस यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिनमें हमने मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को डिस्कस किया। लेकिन हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर मैमल्स, कि मैमल्स होते क्या हैं। तो बुक पेज नंबर 4 पर मैमल्स की हेडिंग, इसमें लाइन नंबर 2, मैमल्स वाले टॉपिक में लाइन नंबर 2 है, मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज, बेबीज ऑफ द मैमल्स आर फेड ऑन द मदर्स मिल्क। अब हमने मैमल्स में पढ़ा कि इनके बाल होते हैं और फर भी होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। फर थोड़े मोटे और थिक बाल होते हैं जो कि इन्हें गर्माइश पहुंचाते हैं। जो सर्द इलाकों में मैमल्स मौजूद हैं उन्हें ये गर्माइश पहुंचाते हैं बाल। बेबीज ऑफ द मैमल्स आर फेड ऑन द मदर्स मिल्क, और जो मैमल्स के बेबीज हैं वो मदर्स मिल्क ही फीड करते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे काउस, गोट्स, हॉर्सेस, टाइगर्स एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया व्हाट आर मैमल्स। तो इसका आंसर बुक पेज नंबर 4 पर मौजूद है। लाइन नंबर 2 है मैमल्स वाले टॉपिक में, और लाइन 3 तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट आर इंसेक्ट्स? क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर इंसेक्ट्स? कि कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? अब इसका आंसर है बुक पेज नंबर 9 पर। तो स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 9 ओपन करें। जी स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 9 पर इंसेक्ट्स की हेडिंग आप देख सकते हैं अपनी बुक्स पर। तो इसका आंसर है इंसेक्ट्स आर well known invertebrates with jointed legs। अब इंसेक्ट्स एनिमल्स के कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती, उनमें आते हैं इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्नेल्स, स्टारफिश। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर इंसेक्ट्स? के कीड़े मकोड़े क्या हैं? तो बुक पेज नंबर 9 पर इंसेक्ट्स की हेडिंग है। यहाँ देखिए, इंसेक्ट्स आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स, दे हैव सेगमेंटेड बॉडीज, एंड बटरफ्लाई, bee, cockroach, etc. are the examples of insects। तो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट्स की क्लास में आते हैं। इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जैसा कि हमने रीडिंग में डिस्कस किया था कि 3 पेयर्स होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर और 3 राइट साइड पर लेग्स मौजूद होते हैं, और इनकी सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं।
यानी सेगमेंट कहते हैं हिस्से को, एक हिस्सा। तो आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 3 हिस्से दिखाए गए हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सेगमेंट की फॉर्म में इनकी बॉडी मौजूद होती है और इनकी एग्जाम्पल्स में आती हैं आंट, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच। वेल, 5 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोटिलिडन्स। 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर कोटिलिडन्स। इसका आंसर बुक पेज नंबर 11 पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 11 खोलें। खोल लिया। इसमें पेज नंबर 11 पर डू यू नो लिखा हुआ है। डू यू नो, इसमें फर्स्ट लाइन का जो एंड है, एम्ब्रियो बेयर्स 1 or 2 seeds called cotyledons. Cotyledons often store food which is used by the young embryo. यहाँ तक इसका आंसर है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ा था। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी, मोनोकोट प्लांट्स एंड डाइकोट प्लांट्स। इनमें हमने ये पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके सीड का एक हिस्सा 1 कोटिलिडन होता है वो मोनोकोट प्लांट्स कहलाते हैं। इसी तरह डाइकोट प्लांट्स में हमने पढ़ा कि ऐसे पौधे जिनके सीड के 2 हिस्से 2 कोटिलिडन्स होते हैं उन्हें डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। लेकिन सवाल हमारा ये है, व्हाट आर कोटिलिडन्स, कि कोटिलिडन्स क्या है। डू यू नो में एम्ब्रियो बेयर्स 1 or 2 seed leaves called cotyledons. एम्ब्रियो कहते हैं यंग प्लांट को, सीड में यंग प्लांट को। और अगर उस सीड के 1 या 2 हिस्से हैं तो उसे हम कोटिलिडन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स। अब कोटिलिडन्स ऑफन स्टोर फूड which is used by the young embryo. अब कोटिलिडन्स यानी कि जो सीड का हिस्सा है उसमें खुराक स्टोर होती है जो किस काम आती है, जब पौधा नया निकल रहा है तो उसमें जो कोटिलिडन मौजूद है वो खुराक सप्लाई करती है, तब यंग एम्ब्रियो को, जो यंग प्लांट निकलता है उसे। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स मैं बना रही हूँ, आपको वो व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस को रीडिंग कीजिएगा और लर्निंग कीजिएगा और फिर उसे राइट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है और हमारा चैप्टर ये मुकम्मल हो चुका है। अब आपने इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है और राइटिंग। राइटिंग में आपने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं, खुद से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स बनानी है। और जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं एक्सरसाइज वाले वो भी करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको जल्द व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, उन्हें भी आप अपनी नोटबुक्स पर उतार लीजिएगा, याद कीजिएगा। अब हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।